नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन और इस स्पेशल इंटरव्यू सेगमेंट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं कुंवर बासित अली। इस समय उत्तराखंड से एक चर्चा चल निकली है जब से यूसीसी का ड्राफ्ट को लेकर बातें शुरू हुई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। इसको लेकर पूरे देश में एक चर्चा का माहौल बन गया और उत्तर प्रदेश चूंकि उत्तराखंड के बगल का जो है प्रदेश है और जाहिर तौर पे इन बातों का असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। और इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुंवर बासित अली जी हैं जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली लाइव में। सर, एक जिस तरीके से इस समय उत्तराखंड से ये चर्चा चल निकली है यूसीसी को लेकर, एक कन्फ्यूजन की स्थिति जो है अल्पसंख्यक वर्ग खासतौर से मुसलमानों के बीच में है। क्या लगता है आपको कि ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति, इसकी वाजिब वजह क्या है? देखिए, जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता है, जब तक नियम नहीं आ जाते हैं, मुझे लगता है कि तमाम दानिशवर लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को यूसीसी बनाने के लिए, इस्लाम के तहत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव देने चाहिए। और जो तंजीमें इसका विरोध करती हैं और जो संस्था को लगता है कि नहीं आना चाहिए, उनको इस पर खुल कर के बात करनी चाहिए। आज सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। विरोध की राजनीति छोड़कर, क्योंकि मुसलमानों ने विरोध का ठेका नहीं लिया है, ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। क्योंकि लगातार विरोध और केवल विरोध करने से हम एक खेमे में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं जिनको मुसलमान अपनी पार्टी कहते हैं, वो मुसलमानों के ना हकों पे काम कर पाई, ना मुसलमानों के मुद्दों पे काम कर पाई, ना उन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए कोई काम किया। आज केवल वाहिद पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, गरीब कल्याण और अंत्योदय की भावना के साथ करीब 18% आबादी को 30% योजनाओं में लाभ दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमें देश को चलाने के लिए क्या करना है। यदि आप अपने सुझाव समय रहते देंगे तो मुझे लगता है कि उन सुझावों पर चर्चा होने के बाद यूसीसी आएगा। अगर आप अलग थलग रहेंगे तो जो आएगा, बनाने वाले जितना जानते होंगे उतना बेहतर करने का काम करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी सुझाव का सिलसिला चला था, लेकिन विरोध ज़्यादा हुआ, सुझाव कम आए। तो यूसीसी आना है, यूसीसी देश के लिए ठीक है, कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए देश की मजबूती के लिए काम करता है। इसमें हमारी भी हिफाजत हो, देश की हिफाजत हो, देश जो है सोने की चिड़िया की तरफ किस तरफ बढ़ चले। क्योंकि कांग्रेस ने जहां देश को पहुंचाया वो हर मुसलमान जानता है। और मुसलमान ही नहीं, आज पूरी दुनिया मानती है कि कांग्रेस के रहते उनके घोटाले अब तक निकल करके आ रहे हैं। उनके सांसद आज भी घोटालों में, ब्लैक मनी में पकड़े जाते हैं, ईडी की कार्रवाई होती है। तो इसलिए तमाम मेरी अपील है तमाम मौलानाओं से, तमाम मुफ्ती, तमाम दानिश्वर हजरात के इस मुहिम में साथ लग करके काम करें। चूंकि सर आपने अभी बात की मुस्लिम आवाम की कि जो है उनको अपने सुझाव देने चाहिए, चूंकि आप भी क्षेत्रों में जाते हैं और जाहिर तौर पे जो है लोगों से मुलाकात करते होंगे, तो क्या कुछ बातें होती हैं और लोगों के सवाल किस तरीके से होते हैं खासतौर से यूसीसी को लेकर? सवाल जो है जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेसी लोग बहकाते हैं, सपाई लोग बहकाते हैं, वो सवाल निकल के आते हैं। और वो बेतुके सवाल हैं कि दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, टोपी नहीं लगा पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के जो है सवाल हैं। इस्लाम और इस्लामिक तरीक़ों से और इस्लाम को कोई ख़तरा यूसीसी से नहीं है, ना इस्लामी रिवायतों को है। यूसीसी का मतलब है कि सबको समान अधिकार मिले, एक कानून हो, सबके लिए कानून हो, सब कानून के रास्ते पर चलें। क्योंकि योगी जी और मोदी जी लगातार अपने परिवार के लिए नहीं, इस देश के और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इस देश और प्रदेश को बदलने का काम किया है, उसमें हमें भी सहभागी बनना चाहिए।
जी बिल्कुल, आपने जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की कि वो जिस तरीके से बरगलाती हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि जो अक्सर जो हम लोग भी जब बात करते हैं या यूसीसी के मुद्दों पे जब चर्चा करते हैं, ख़ास तौर से जब मुस्लिम धर्म गुरुओं से, तो एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि जो अवाम है उसके अंदर एक डर है कि यूसीसी के आने के बाद जो है जो धार्मिक आज़ादी है उनकी या धार्मिक अधिकार हैं या पारिवारिक जो मामले हैं, खासतौर से संपत्ति बंटवारा, लिव इन रिलेशनशिप, ये तमाम मुद्दे हैं, इस पे जो है उनके हक पे जो है अब एक सरकारी नज़र हो जाएगी या उनका हक वो छीन लिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब इन चीज़ों को जो है जनता को समझाने की ज़रूरत है कि मतलब इस यूसीसी से क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, कानून आने से पहले, ड्राफ्ट बनने से पहले अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कानून किस तरह का आता है और इसके लिए हमें बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। कौवा कान ले गया, वो कहावत बहुत पुरानी हो चुकी। अब ना कौवा है ना कान लेने वाले हैं। अब केवल बैठ कर के बात करने का एक अच्छा माहौल है, आपको बात करनी चाहिए। और कानून जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि सबका ख्याल रखेगी, सबका ध्यान रखेगी, किसी धर्म की आज़ादी से नहीं छीनने वाली है और ना ही किसी भी हिंदुस्तान के रहने वाले को इससे परेशानी होने वाली है। लेकिन एक लगातार विपक्ष की तरफ से और ख़ास तौर से जो मुस्लिम वर्ग है उसकी तरफ से जिस तरीके से धारा 370 और उसके बाद ये तमाम बातें शुरू हुई, पीएम खुद यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात कर चुके हैं और जो है उन्होंने इसके लिए भी कई बार मन की बात में भी जिक्र किया है उन्होंने। तो इसको लेकर जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं, खासतौर से जब राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट सेट कर लिया है खासतौर से इस समुदाय को लेकर, और यही वजह है कि लोग भी जो है इसको मानने लगे हैं कि अब अगला टारगेट जो है यूसीसी होगा और उस पर खासतौर से मुस्लिम समुदाय जो है इस टारगेट पर रहेगा। आप किस तरीके से जो ये भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसी बात हुई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। जब बातें होंगी वो बातें सही तरीके से होनी चाहिए, ना कोई संपत्ति के बंटवारे की भी बात है, ना किसी को आज़ादी छीनने की बात है। और इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वह है जनसंख्या। जनसंख्या पर हर हिंदुस्तान के आदमी को काम करना चाहिए, किसी धर्म, पंथ, मजहब का मानने वाला हो। कम से कम आबादी, वो इस समृद्धि का आधार बनेगी। हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं सर। और हम इससे इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पर हम ज़मीन के मामले में आते हैं और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर हैं। यानी कि हम और मुल्कों के मुकाबले पहले ही अपने ज़मीन पर ज़्यादा भार है, ज़मीन पर ज़्यादा बोझ है। और अगर आप इसको समझना चाहें तो और मुल्कों की अगर आप बात करें तो वहाँ ज़मीन सस्ती है। हिंदुस्तान, भारत के अंदर आज ज़मीन महंगी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़मीन कम है। और अगर ये आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो पानी की दिक्कत होगी, खाने की दिक्कत होगी, अनाज की दिक्कत होगी, सब्जियों की दिक्कत होगी, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाएगा। और ये आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसको वक्त रहते जितना जल्दी लोग समझ जाएं, आने वाली नस्लों के लिए उतना अच्छा है। ये एक ऐसा, आपने जैसे कहा कि यूसीसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता केवल जनसंख्या से है। और सरकार को, मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके इस पर सख्त से सख्त कानून आना चाहिए। बल्कि बच्चे 2 ही अच्छे, अब वो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, एक बच्चा सबसे अच्छा, इसके आधार पर आना चाहिए। क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई आने वाली है तो जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो आबादी का घनत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पानी पीने की दिक्कत होगी, अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा, अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे, सड़कें खाली नहीं होंगी, गाड़ियों में जगह नहीं होगी। ये ऐसी दिक्कतें हैं जिन पर सोच करके भी डर लगता है कि किस तरह से होगा। जी बिल्कुल। अब देखिए 2024 का चुनाव भी सामने है
लोकसभा चुनाव होना है, क्या आप इसको भी एक वजह मानते हैं कि जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है खासतौर से जो लोगों के मन में है, या राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से यूसीसी को लेकर बीजेपी को निशाने पे ले रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सिर्फ ये चुनाव सामने है उसको लेकर ये चर्चा शुरू हो चुकी है और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी वजह से शायद कूदी हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि यूसीसी पे चर्चा काफ़ी हो गई, क्योंकि जब कोई कानून आया ही नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। वो बेरोजगार हैं, न उनके पास नीति है, न नियत है, न उनके पास एजेंडा है, न उनके पास, उनको जनता ने ठुकरा दिया है। और वो ठुकराए हुए लोग हैं जिनके लालच के कारण, जिनके घोटालों के कारण आज जनता ने उनको सत्ता से दूर किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है, उस सेवा के माध्यम से सत्ता में आती है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का सत्ता में आने का एक मकसद होता है कि अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने जिलों का भला करना, अपने लोगों का भला करना। यहाँ 140 करोड़ लोगों की बात होती है, यहाँ देश के तमाम लोगों की बात होती है। जी बिल्कुल, आपने सत्ता की बात की। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और आप जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के। क्या कुछ जो है चल रहा है, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं पार्टी के, जिससे कि जो है खास तौर से जो अल्पसंख्यक वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, चूंकि एक कवायद आपके द्वारा शुरू की गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा सम्मेलन करवाया जो आपके नेतृत्व में चल रहा था। क्या कुछ निकल के आया उस पसमानदा सम्मेलन में सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो अंत्योदय और गरीब कल्याण, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले पर्ची आया करती थी उस पर लिखा होता था, और आज उसी को हम ध्येय मानकर, उसी को अपना मकसद मान करके गरीब कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए मोदी जी और योगी जी दिन रात काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सांसद, मंत्री, विधायक, सब लोग इसी पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से, और इसकी आपको झलक दिखाई देती है कि सरकार की योजनाओं में इसकी झलक दिखाई देती है कि हम शौचालय की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री पहली बार भाषण देते हैं, लाल किले से शौचालय की बात करते हैं। हम हर गरीब के पास घर हो इसकी बात करते हैं। कोई भी भूखा ना रहे उसके लिए हम 80 करोड़ लोगों को राशन देने की योजना लाते हैं। कोई भी गरीब बिना इलाज के ना रहे उसके लिए आयुष्मान भारत की योजना लाते हैं। किसी गरीब के घर पर कोई दिक्कत ना हो, उन तमाम दिक्कतों को दूर करने का प्रयास सरकार करती है। आपको याद होगा जब सपा की सरकार थी तो वो रेल के जरिए पानी भेजने का काम करने की कोशिश करते थे बुंदेलखंड में। ये हंसने की बात थी कि पानी रेल से भेजते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने वहीं पर आज पानी का भी इंतजाम किया, वहीं संसाधन है, और आज बुंदेलखंड प्रगति की राह पर है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य, दंगों का राज्य, घोटालों का राज्य कहलाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, एयरपोर्ट का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के लिए नंबर 1 प्रदेश है। और ये लोग तो धर्म के नाम पर जब राजनीति करते हैं तो बताते धर्म से पेट नहीं भरता है, धर्म से रोजगार नहीं बढ़ता है। इन लोगों को आज अयोध्या को देखना चाहिए, आज इन काशी देखना चाहिए, मथुरा देखना चाहिए। आज धर्म नगरियों के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, सबसे ज़्यादा व्यापारी वहाँ अपना निवेश कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन के भाव अगर बढ़े हैं तो इन्हीं नगरों के अंदर बढ़े हैं। तो धर्म समृद्धि साथ लेकर आता है, रोजगार साथ लेकर के आता है, व्यापार साथ लेकर आता है, खुशहाली साथ लेकर आता है। और धर्म कोई भी हो, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सबका सम्मान भी करता है और सबके लिए खुशहाली लेकर के आता है। आपके द्वारा एक और जो है कैंपेन लॉन्च किया गया, आजकल काफ़ी चर्चा में है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है और किस तरीके से लोगों के बीच में ये लेकर जा रहे हैं इसको? असल में शुक्रिया मोदी भाईजान एक ऐसी सोच है, एक ऐसी सच्चाई है जो केवल देश के प्रधानमंत्री ने किया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब गरीब की आंखों के आंसू पोंछने का काम किया, आप महसूस करते होंगे कि गरीब के घर पर जब खाना बनता था तो धुएं से उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी, आंसू आते थे, खांसते खांसते खाना बनाया करते थे, बीमार भी थी। आज उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से
वो अपनी बात करते हुए, काम करते हुए, बच्चों को खिलाते हुए खाना बनाती हैं, अच्छे से खाना परोसती हैं। आप अगर टॉयलेट की बात करें, शौचालय की बात करें, तो औरतें ये सोच करके सोती थी कि सूरज निकलने से पहले हमें जंगल में जाना है, सूरज निकलने से पहले वापस आना है, कोई हमें देख ना ले। और वो जो छेड़छाड़ भी उनके साथ होती, घटनाएं होती थी, आज देश के हर घर के अंदर शौचालय देने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह से अगर आप दंगों की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे तो किसी का भाई मरता था, किसी का शोहर मरता था, किसी का जो है कोई रिश्तेदार मरता था, सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को होती थी तो औरत को होती थी। अगर आप बात करें तो राशन की अगर घर में नहीं है तो राशन जब मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी औरत को होती है। इसी तरह से तमाम जब योजनाएं आई, चाहे वो जनधन खाता रहा हो या उज्ज्वला योजना रही हो, आवास का रहा हो, और गरीब के पास आवास न होने का सबसे ज़्यादा दर्द अगर कोई झेलता था, कोई परेशान था, तो वो औरतें थीं, महिलाएं थीं। उनको सर्दी परेशान करती थी, उनको गर्मी परेशान करती थी, उनको बरसात में सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। तो आज इन सब योजनाओं के लाभार्थी खास तौर से महिलाएं बोल रही हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। क्योंकि इन चिंताओं को एक भाई दूर कर सकता था। मोदी जी ने तमाम महिलाओं की, तमाम औरतों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, 3 तलाक के कानून को लाते हुए तमाम वो काम किए जो एक भाई अपनी बहन के लिए कर सकता था। इसीलिए आज दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। और आज सबसे बड़ी बात जब औरतें बोलती हैं तो बोलती हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ जिसने हमारी चिंता की हो। आज मोदी जी सबके लिए एक बड़े भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में आए हैं, और वो इसीलिए सब बोल रहे हैं शुक्रिया मोदी भाईजान। शुक्रिया मोदी भाईजान हो गया। और चूंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, और अब क्या क्या जो अल्पसंख्यक मोर्चा है या आपके द्वारा और क्या नई योजनाएं हैं जनता के बीच ले जाने के लिए, किस तरीके से जाएंगे? लगभग हम 4000 गांव के अंदर अभी कौमी चौपाल करेंगे, और ये कौमी चौपाल उन गांव के अंदर होगी जहां जो मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, जहां के प्रधान, पूर्व प्रधान मुस्लिम हैं, या वो गांव ऐसा है कि वहां पर अधिकतर आबादी मुस्लिम है। तो हर गांव के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष किसी के साथ होता है, दूसरा पक्ष जाहिर तौर पर दूसरी पार्टी के साथ होता है। तो हमारी मंशा है, हमारी कोशिश है कि हमारा जो बंटवारा है वो गांव में ग्रुप के आधार पर भी हो, और इससे भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ पर पहुंचेगी, हमारी पकड़ उन पर बनेगी, हम उनके पास पहुंचेंगे, उनके पास जाएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि कौमी चौपाल का मतलब है कि हम सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाएं, और जो अफवाहों का कारोबार लोग करते हैं उनकी दुकानें बंद करने का भी काम करेंगे। क्योंकि जब संवाद होगा, जब बात होगी और स्नेह की बात होगी, तो निश्चित रूप से प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बढ़ेगा और लोग भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आएंगे। भारतीय लोगों के बीच जाने की बात की, यहाँ आपने भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार जैसे विपक्ष हमलावर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था कि जो अल्पसंख्यक बिरादरी है, खासतौर से मुस्लिम, उनके विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी फिट नहीं बैठती है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उससे अलग है। चूंकि ये सवाल आपसे इसलिए भी लाजमी है कि आप जो है तमाम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या इस समय जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके अंदर जो बीजेपी को लेकर किस तरीके की भावना है, क्या विश्वास दिखाई दे रहा है? आज जब बात होती है तो एक बात निकल कर आती है कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता है, ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है, बस एक बार ही आता है। आप कदम बढ़ाइए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। और जो योजनाएं हैं, क्योंकि मुसलमानों ने देखा है बड़ी तादाद में कि जिन सरकारों की वो बात करते थे और जिनको थोक के भाव वोट दिया करते थे, उन्होंने कभी उनकी चिंता नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी जब 18% आबादी को लगभग 30% की हिस्सेदारी देती है, आप आयुष्मान की बात करिए, आप उज्ज्वला योजना की बात कीजिए, आप किसी भी योजना को उठा लीजिए, आज अल्पसंख्यक समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है, आबादी से ज़्यादा मिली है। और ये वोट बैंक नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ना होने के बाद भी, वोटर ना होने के बाद भी, केवल जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी
कोई बंटवारे की राजनीति नहीं करती, पीडीए की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेशन की बात नहीं करती, वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी कॉरपोरेट घराने को बढ़ाने की बात नहीं करती, वो गरीब कल्याण की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है आज सड़कें बनाने का काम कर रही है, सुरक्षा का माहौल देने का काम कर रही है, और आज विपक्ष कहीं भी नहीं है। तो इसका बड़ा कारण ये है कि योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, गरीब के कल्याण हैं, गरीब का उत्थान है। आज दंगा नहीं है, चेहरों पे मुस्कुराहट है। आज जब लोग घर से निकलते हैं तो चिंता मुक्त होकर के निकलते हैं। आज सुशासन है, भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे वो करके दिखाए हैं, और ये सरकार सबकी सरकार है। आपने पीडीए का भी जिक्र किया। अखिलेश जी जो है लगातार पीडीए की बातें करते हैं, और अखिलेश जी इस समय और ज़्यादा हमलावर हो गए। विधानसभा सत्र कल चल रहा था, उसमें भी देखने को मिला कि जैसे ही अयोध्या मंदिर का जिक्र आया, समाजवादी पार्टी ने जो है राज्यपाल को गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो अखिलेश जी को क्या मतलब, आपको लगता है कि जो अब अल्पसंख्यकों का एक तरह से, जैसा आपने बताया कि रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव जो है ज़्यादा और मतलब अटैकिंग हुए हैं, आक्रामक हो गए हैं? मुझे वो आक्रामक कम ऐसा लगा मुझे कि वो आज जो उनका वजन था, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं उनको देखता हूँ, उनकी बातों को देखता हूँ, तो वहाँ आक्रामकता नहीं है, बल्कि हल्कापन है। वो इस तरह से उनकी मैं पोस्टर देखता हूँ, बहुत हल्के हल्के मजाकिया पोस्ट करते हैं, और वो केवल चाहते हैं कि वो मुद्दों में बने रहें, लाइट में बने रहें, इसीलिए वो कभी कभी ऐसी बात करते हैं। उनका कोई गंभीर प्रयास कहीं नहीं है, न वो आज जनता के बीच है, न वो परिवार के बीच हैं। अगर वो केवल अपने परिवार को भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक नहीं कर पा रहे हैं, जनता को एक नहीं कर पा रहे हैं, अपने सहयोगी जो है उनको एक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जो वो मुहिम लेकर के चले थे सबको एकजुट करने की, इंडिया अलायंस बना करके उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। आज वो गठबंधन में उनका टूटा है। आज उनका जो एक अस्तित्व है वो समाप्ति की ओर है। और भारतीय जनता पार्टी के जब राजनीति की बात होती है तो हम सबके साथ की बात करते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं। हम सबके विकास की बात करते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं। जब हम सबके विश्वास की बात करते हैं तो भी पीडीए की बात करते हैं। तो वो पीडीए नहीं, उनकी पीड़ा है वो, मतलब पीडीए नहीं, उनकी पीड़ा है। लेकिन एक और चीज़ है कि आपने गठबंधन की बात की कि गठबंधन उनका नहीं हो पा रहा है, टूट रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाली है, 14 फरवरी को आ जाएगी। राहुल गांधी जी बंगाल पहुंचते हैं, वहां ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं। बिहार यात्रा पहुंचने वाली होती है, नीतीश जी अलग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी यात्रा आने वाली है, और सीटों पे विवाद शुरू हो चुका है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर। जो गठबंधन की जो सीटें थी, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको न्याय यात्रा वरुण गांधी जी के साथ निकालनी चाहिए थी। उनको मेनका गांधी जी के साथ न्याय करके यात्रा निकालनी चाहिए थी। उन्होंने जो तमाम उनके कार्यकर्ताओं पर, चाहे जो उनकी पार्टी में आगे बढ़ा, उन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। उन्हें अपने परिवार में न्याय करना चाहिए था। न्याय यात्रा उनकी अपने नेताओं के साथ होनी चाहिए थी। उनके तमाम नेता उनको छोड़कर चले गए, चाहे वो ज्योति दादी हों या हेमंत जी हों या और भी जो तमाम लोग हैं, वो उनको छोड़कर गए हैं। वो न अपनी भूमिका के साथ, न अपने मित्रों के साथ, न अपनी पार्टी के साथ न्याय कर पाए। तो उनको न्याय यात्रा अपने परिवार, अपनी पार्टी में निकालनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आज की चर्चा में हमने जो है तमाम मुद्दों पे बात की, यूसीसी पे बात की, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए तैयारी करी है, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में किस तरीके से जा रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव की पीडीए पे भी बात हुई, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे भी बात हुई, और जो है इस पे बहुत बखूबी जो है जवाब दिया हमारे जो स्पेशल अतिथि थे बासित अली जी ने। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी और तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए डेली लाइन को देखते रहें और उसको फॉलो करते रहें।